मॉर्फोलॉजी वर्ड को समझेंगे और जानेंगे। मॉर्फोलॉजी वर्ड होता क्या है? पहले बेसिकली अगर आप सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट लेकर आते हो और उसमें आपने सारी चीज़ें चेक करी होंगी कि आपकी स्पर्म कंसंट्रेशन अच्छी है, स्पर्म काउंट अच्छा है, ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा है, सारी चीज़ें बढ़िया है, बट नीचे जाकर देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी का क्या कभी कभी हमें क्या मिलता है? डिफेक्टेड मिलती है। डिफेक्टेड कैसे कि उसमें एक नॉर्मल की कैटेगरी दी होती है, एक एबनॉर्मल की कैटेगरी दी हुई होती है। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी के बारे में बता रहा होता है, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के बारे में बता रहा होता है। तो आज सिर्फ हम मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और मॉर्फोलॉजी के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को इससे प्रॉब्लम है। पेशेंट के स्पर्म काउंट अच्छे हैं बट मॉर्फोलॉजी लो है, और लो होने की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, एज ए गिफ्ट नहीं ले पा रहे हैं गॉड से एज ए बेबी। तो वहाँ पर करना क्या चाहिए और होना क्या चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो समझते हैं मॉर्फोलॉजी बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटाजोआ। स्पर्मेटाजोआ इज डिनोटेड बाय स्पर्म, ठीक है, कि वो स्पर्मेटाजोआ होता है वैसे बेसिकली उसका नाम, बट हम उसको शॉर्ट फॉर्म में स्पर्म बोलते हैं। अब जो स्पर्म होता है वो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो मॉर्फोलॉजी कहलाता है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। उसमें तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहला हेड, कॉमन वैसे तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं बट आपको लेम में समझा देता हूँ। हेड, नेक और टेल, ये तीन बेसिक चीज़ होती है जिसकी वजह से स्पर्म हमारा बनता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके पेनिट्रेट करता है, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें कर पाता है। एज सच उसकी मूविंग कैपेसिटी भी उसी पे डिपेंड करती है। अब जब स्पर्म का एक स्ट्रक्चर हेड है, नेक है, टेल है, अब इसमें कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है, मान लीजिए उनकी टेल जो है वो पूरी बनी ही नहीं, और जब वो पूरी बनेगी नहीं तो वो दिक्कत देगा कि वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। नेक जो है वो पूरी डेवलप ही नहीं हुई, छोटी सी डेवलप हुई, जिसकी वजह से वो अपने जो मूवमेंट है वो नहीं कर पाया। थर्ड थिंग, उसके हेड पे डबल हेड हो गए या हेड बना ही नहीं। बहुत सारी ये जितनी भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती हैं ये हमें मॉर्फोलॉजी की बताता है कि उसमें नॉर्मल कितने हैं और एबनॉर्मल भी कितने हैं। उसके बाद बात आती है कि मोटिलिटी क्या है क्या नहीं, बट सबसे पहले कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अब इसमें मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर, उसके डबल हेड आ रहे हैं तो खराब है, नेक खराब हुई है तो नेक तब भी मॉर्फोलॉजी खराब है, उसकी टेल पूरी ढंग से नहीं बन पाई है तब भी खराब है। तो इसमें अगर आप जाओगे अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में, उसमें मॉर्फोलॉजी को चेक करना कि 50% कितने आए हैं, 50% कितने आए हैं, या उसमें वो आपको रेशो लिख कर देखते हैं। किसी किसी रिपोर्ट्स में वो ग्रेटर देन 4 होता है और लेस देन 4 होता है। ये सारी चीज़ें आप अपनी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में जज कर सकते हो। मॉर्फोलॉजी बेसिक पार्ट होता है पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि अगर स्पर्म अच्छे भी हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो वो जाकर एग में जाकर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको स्ट्रक्चरली डिफेक्ट होने की वजह से वो चल नहीं पाते। जैसे कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है तो वो इतनी फास्ट नहीं या इतनी स्विफ्टली नहीं चल सकता जितना एक कॉमन जो नॉर्मल मैन है वो चल सकता है। सेम एज इट इज़ आप समझ लीजिए कि जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सेम वैसी सी होती है। अगर स्ट्रक्चरली डिफेक्ट है तो वो स्ट्रक्चरली आपको नहीं दे पाएगा, और बल्कि जो स्ट्रक्चरली डिफेक्ट है वो जो सही स्पर्म काउंट है उनका भी रास्ता रोकते हैं। मान लीजिए भीड़ में अगर आपको जाना है और भीड़ में बहुत सारे लोग जो हैं उनके हाथ या पाँव में कोई भी डिफेक्ट है और उस बीच में आपको गो थ्रू करना है या चलना है तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। वो एक रीज़न बनता है आपके स्पर्म के एग तक जाने का, पेनिट्रेट ना कर पाने का एक रीज़न। अब उस रीज़न को कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स उस पर काम कर भी रहे हैं, वो ट्रीट भी कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी को परफेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट यहाँ पर पेशेंट के यहाँ से थोड़ी सी नेग्लिजेंसी आती है। पेशेंट यहाँ पर क्या करता है कि उनको डॉक्टर को टाइम ही नहीं देता पूरा। अब जब वो डॉक्टर को पूरा टाइम नहीं देता, वहाँ पर क्या होता है कि ना उनकी मॉर्फोलॉजी सेटल हो पाती है, ना वो कुछ आगे बढ़ पाते हैं। वो जज करने लग जाता है 1 महीने की रिपोर्ट के अंदर। उन्होंने डॉक्टर ने बोला हुआ कि आप एक बारी टेस्ट करवा लेना नेक्स्ट मंथ में, और आप एक बारी चेक करना कि मॉर्फोलॉजी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो पेशेंट क्या करता है, पहले ही मंथ में मॉर्फोलॉजी को चेक करता है, और उसमें मॉर्फोलॉजी उसको अपने ही मिलती है या थोड़ी सी भी नीचे की तरफ मिलती है, बट स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं, बट उसको वहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर तो मॉर्फोलॉजी बढ़ी नहीं, तो ये यहाँ पर ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा। उसके पीछे एक रीज़न भी है कि वो 1 महीने के अंदर आपको नहीं दिखा सकता कि मॉर्फोलॉजी बढ़ेगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी एक स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल होती है। एक तरीके से समझ लो कि एक मशीन ऐसी जो आपको स्पर्म बना कर देती है,
उस मशीन के पूरा का पूरा साइकिल को होने के लिए 90 दिन चाहिए। मतलब अगर आज बीज डालोगे तो वो आपको एंड रिजल्ट आपको 90 दिन के बाद देगा, समझे। आज अगर आप गेहूं बोओगे तो आपको 3 से 4 महीने वेट करना पड़ेगा जिससे वो फसल उगाए। सेम साइकिल होती है हमारे अंदर भी। वो साइकिल क्या करती है, आज अगर आप मेडिसिन या कोई भी ऐसी चीज़ें ले रहे हो उसका रिजल्ट मिलता है 90 दिन के बाद। क्योंकि 90 दिन के बाद रिजल्ट इसलिए मिलता है क्योंकि वो पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं 90 डेज साइकिल। वैसे 84 दिन की होती है, 84 डेज की होती है, बट हम 90 डेज को काउंटर करते हैं। तभी वहाँ पर 3 महीने के ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन होती है। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको 3 महीने का ट्रीटमेंट इसलिए ही सजेस्ट करता है कि जिससे आपकी मॉर्फोलॉजी और आपकी स्पर्म काउंट पूरे ढंग से बन जाए, हो जाए। तो ये पीछे उसका एक सेट होता है कि आपने 90 दिन अपनी मॉर्फोलॉजी को बढ़ाने के लिए देने ही पड़ेंगे एनी हाउ। सो यहाँ पर पेशेंट को लगता है कि 1 महीने में मेरे को स्पर्म काउंट तो मिल नहीं रहे हैं या स्ट्रक्चर ही उसका सही हो नहीं रहा है, मॉर्फोलॉजी सही आ नहीं रही, तो वो वहाँ पर वो ट्रीटमेंट को क्विट कर देता है और वो क्विट उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो सिंपली यहाँ पर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आप सिंपली किसी भी डॉक्टर को 90 डेज तो दो मिनिमम, और जिससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, जिसमें आपकी मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा नॉर्मल भी होगा। और अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है अपनी मॉर्फोलॉजी के बारे में, तब आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। उससे पहले एंड करने से पहले मैं कुछ अपने मॉर्फोलॉजी जिनमें बड़ी है उनकी मैं कुछ रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप उनको देखिए, बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स हैं, और जानिए कि मॉर्फोलॉजी भी हम बढ़ा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ मेडिसिन से, कुछ एक्सरसाइज से और कुछ अपनी डाइट से। और नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।